हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं, नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस, इसको हमने डिटेल में सीखा। अब आते हैं इनके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और जिसमें इम्पोर्टेंट होगा वो ज़्यादातर आप देखेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्या? नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन। ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ सॉल्यूशन। अब मैंने आपको बोला था ना, जब सॉल्यूशन हो उसी को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी। ठीक है ना, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ सिस्टम of non-homogeneous linear equations। ठीक है ना, लीनियर शॉर्ट में लिख दिया इक्वेशंस। सो हम बेसिकली अपने आप को कॉन्फाइन करेंगे इस वीडियो में नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब सॉल्यूशन है या नहीं है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल, पूरी थ्योरी ना हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो में स्टार्ट करूं उससे पहले, अगर ये मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे क्रिस्टल क्लियर वे में, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। इवन दो इफ यू हैव डाउट प्लीज ड्रॉप अ कमेंट सो दैट लेट मी नो वेयर इज द प्रॉब्लम। नाउ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। स्पेशली उन फ्रेंड से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो बार बार चैनल को आप विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल ओपनली बोलता हूं कि मेरा जो मोटिव है, मास में लोगों के पास अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे मैथ्स में, मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने स्ट्रगल करते देखा है स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस की कमी की वजह से हायर मैथ्स में, तो मैं उसमें हेल्प करना चाहता हूं। तो इसमें आप सहयोग करें, सिंपली जो मैंने बोला वो स्टेप्स को आप फॉलो करें। एनीवेज, अब स्टार्ट करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अब जैसे ही मैं बोलूं नॉन होमोजेनियस, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए था कि ये राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है ना, इसमें कम से कम एक जो है नॉन जीरो हो। ठीक है, वो मैंने लिखा भी था। ठीक है ना, ये देखिए नॉन होमोजेनियस कब बोलते हैं? जब एटलीस्ट वन बी आई इज नॉन जीरो, कम से कम एक जो है नॉन जीरो हो। अब कंसिस्टेंसी मतलब, इसको ये जो टर्म है कंसिस्टेंसी, इसका मतलब हम बात करते हैं कि इसके पास सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पे थ्योरम है जिसको बोलते हैं रोचीज थ्योरम। तो ये कंडीशन बताता है कि कब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होगा, मतलब नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, हम अपने आप को कॉन्फाइन कर रहे हैं नॉन होमोजेनियस। अब अगर इस पूरी वीडियो में कहीं पे अगर मैं बोलना भूल जाऊं कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैं सिंपली बोल दूं लीनियर इक्वेशन का सिस्टम, तो आपको यही एज्यूम करना है कि हम बात कर रहे हैं नॉन होमोजेनियस, पर्टिकुलर इस वीडियो में। ठीक है, चलिए यहां पे दो टर्म्स थे। ठीक है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये वाली और कोफिशिएंट मैट्रिक्स। आपको करना क्या है? रैंक निकाल लेना है दोनों का। ठीक है ना, और अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम हो तो सिस्टम जो है वो क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है, मतलब उसके पास उसके पास सॉल्यूशन होगा। फर्दर सॉल्यूशन यूनिक होगा नहीं होगा, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, उसको जो है हम एक एक पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पूरे प्रोसेस पे आते हैं। मैं चार्ट वाइज बोलूंगा, मैं जो थ्योरम है इसका स्टेटमेंट बुक में आपको मिल जाएगा, मुझे कॉन्सेप्ट बताना है तो वन बाय वन मैं इसको बताते चल रहा हूं। सो देखिए चार्ट के थ्रू, तो कोई भी अगर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, ठीक है ना,
इसके दो ही पार्ट मेन होंगे, एक होगा कि इसके पास सलूशन हो और दूसरा होगा सलूशन न हो। सलूशन न हो कोई बात नहीं, लेकिन सलूशन हो तो फर्दर इसके 2 या 3 पार्ट होते। तो अब मैं आता हूं, सलूशन हो उस सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का, तो रोचीज थ्योरम क्या बोलता है कि सलूशन होगा इफ एंड ओनली इफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक जो है ना वो सेम हो। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूं। तो कंडीशन क्या है मेन, यहाँ पे जो मैं बोलना चाहता हूं कि सिस्टम जो है सबसे पहले मैं लिखता हूं कंसिस्टेंट होगा। क्या, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब इसके पास सॉल्यूशन होंगे, हैज सॉल्यूशन। मतलब इस सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होगा या फिर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। ठीक, तो कोई भी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, या तो वो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब जो थ्योरम्स है वो क्या बोलती है, कंडीशंस पे आते हैं। मेन कंडीशन यहाँ पे है, कंसिस्टेंट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है अगर मैं रैंक, याद करिए इक्विवेलेंट फॉर्म से मैं लाके उसका रैंक निकाल लीजिए। तो रैंक का नोटेशन ये मैं यूज करता हूं ना, रो, ये रैंक है। तो इफ रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नोटेशन मैंने सी लिखा था। तो ध्यान दीजिएगा, ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर दिया है तो वो कंसिस्टेंट होगा, मतलब उसके पास सोल्यूशन होगा इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि दोनों मैट्रिसेस का रैंक जो है सेम हो जाए। मतलब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और ये है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, डिटेल में हमने डिस्कस किया था। ठीक, तो क्या करेंगे, कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, सबसे पहले तो ये पूछेगा कि इज दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर्टिकुलरली नॉन होमोजेनियस देगा, कंसिस्टेंट। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, पहले पूछेगा क्वेश्चन में। तो दोनों का रैंक निकाल लेना है, इक्वल होगा तो आप बोलेंगे इट इज कंसिस्टेंट, और अगर इक्वल नहीं हुआ, दोनों का रैंक अगर आपस में इक्वल नहीं हुआ, तो वो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है, ठीक है ना, वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहां से सीधा सीधा रोचीज थ्योरम का स्टेटमेंट कि सॉल्यूशन होगा नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ रैंक आपस में इक्वल हो, किसके, कोफिशिएंट और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के। ठीक है, और जब इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है, इसका मतलब अगर इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। अब यहां से फर्दर आते हैं, मैं एक ही चार्ट से सब कुछ क्लियर कर दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब यहां पे दो केसेस आते हैं, क्या, दो केसेस। इनकंसिस्टेंट हुआ, दोनों के रैंक आपस में इक्वल नहीं है, सीधे आप छोड़ देंगे कि सॉल्यूशन नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन जब सॉल्यूशन होगा तो दो केसेस बनते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, इज फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, पहला पार्ट हो गया। इफ यस सॉल्व इट, सॉल्व इट वाले केस में अब आते हैं यहाँ पे। तो अगर सॉल्यूशन है तो दो केसेस, क्या, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, और दूसरा जो केस आता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब आएगा, तो अब यहाँ पे दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। कब, चलिए यहां पे अगर आप देखें यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, तो कंडीशन यहां पे जो आती है यूनिक सॉल्यूशन का, ये रैंक तो दोनों सेम होंगे ही होंगे, इसमें तो खैर ये तो कंसिस्टेंसी का कंडीशन है ही
कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये जो रैंक कॉमन रैंक होगा ना, अगर ये नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो जाए, और यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स को हमने क्या लिया था n, x1 x2 xn, सो नंबर ऑफ अननोन्स मतलब क्या हुआ, दोनों का रैंक आपस में इक्वल है और ये रैंक जो कॉमन रैंक होगा वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है, रैंक तो सेम हो, ठीक है ना, और ये जो कॉमन रैंक है ना वो नंबर ऑफ अननोन से छोटा हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक, ये पूरा मैंने एक ही वीडियो में आपको, मतलब एक ही चार्ट में सब कुछ बता दिया मैंने। ठीक है, अब चलिए, ये जो सिस्टम था, ये जो मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है ना, तो इसको आप देखेंगे, अगर इसको मैं कैपिटल ए रिप्रेजेंट करता हूं और इसको ये एक्स और इक्वल टू इसको कैपिटल बी, तो हम ऐसे भी लिखते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म का है। ठीक है ना, तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। नॉन होमोजीनियस दिया होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालिए, आपस में अगर ये इक्वल है, ठीक है, तो सॉल्यूशन होगा, आपस में इक्वल नहीं है सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन है तो दो पार्ट आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, वो कब, जब नंबर ऑफ अननोन्स जो है ना ये कॉमन रैंक के इक्वल हो जाए। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब ये कॉमन रैंक नंबर ऑफ अननोन से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ठीक, अब यहां पे क्या करते हैं, जो थ्योरम है यूनिक वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे भी एक थ्योरम है, इसको मैं यहीं पे बता देता हूं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की जब बात करते हैं ना, तो कैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालेंगे, ठीक है ना, तो यहां पे क्या करते हैं, मैं यहीं पे बता देता हूं, जो न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर होगा। तो यहां पे क्या करते हैं ना, कि चूंकि कॉमन रैंक जो है ये अननोन से छोटा है, नंबर ऑफ अननोन से, तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ अननोन्स माइनस एक कॉमन रैंक को मान लीजिए रो में रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना, इतने फ्री वेरिएबल्स आप चूज कर लेते हैं। इतने वेरिएबल्स क्या होंगे, फ्री वेरिएबल्स होंगे, ठीक है ना, फ्री वेरिएबल्स होंगे। और उस केस में एलआई सॉल्यूशंस जो आते हैं वो मेरे n माइनस रो प्लस 1 एलआई सॉल्यूशंस आते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक, मैं यहीं पे बता दिया ताकि जब हम सॉल्व करें ना तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। ठीक है, अब ये मैं बोल रहा हूं, ये शायद आपको थोड़ा सा मतलब अभी डाइजेस्ट ना हो कि ये सर क्या लिख रहे हैं, n माइनस रो प्लस 1, घबराइए नहीं। हम यहां पे आते हैं, यहां पे वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट यूज होता है। एनीवेज n माइनस रो फ्री वेरिएबल्स होंगे, ठीक है ना, इतने फ्री वेरिएबल्स हम चूज करते हैं। फ्री वेरिएबल्स मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लेके अगर आपको एक्सप्लेन करूं, मान लीजिए मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं, फॉर एग्जांपल ये a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 दिस इज इक्वल टू मान लीजिए b1, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 दिस इज इक्वल टू p2, और यहाँ पे a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 दिस इज इक्वल टू b3 है ये। मान लीजिए ये 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 अननोन्स आते हैं। ठीक, मैंने रैंक निकाला कोफिशिएंट मैट्रिक्स और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, मान लीजिए रैंक कॉमन रैंक मेरी आती है 2 और नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पे क्या है, 3 है। तो यहाँ पे देखिए रैंक जो है अननोन से छोटा हो गया, इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब आप जो रैंक निकालते हैं जहां से ना, ठीक है ना, इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलेंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म में याद करिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ही क्या होती थी, रैंक होती थी ना, तो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदल लीजिए, फिर वहां से जो सिस्टम आएगा रिड्यूस फॉर्म में लिख लीजिए। और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, 3 माइनस 2 n माइनस रो मतलब 1,
तो एक वेरिएबल को आप फ्री चूज करते हैं। फ्री मतलब क्या हुआ, इसमें से x1 x2 x3 में से किसी एक को डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, मान लीजिए x3 ये फ्री है तो इसको लिख दीजिए k लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये k जो है कोई भी रियल नंबर है, इसको मैं कोई भी वैल्यू असाइन करूंगा उसके अकॉर्डिंगली x2 और x3 की वैल्यूज आती जाएंगी। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? ठीक है, तो आप इसको इनफाइनाइट वैल्यूज असाइन करते जाइए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिलते जाएंगे। मैं समझा पाया कि नहीं? ठीक है, तो इतनी थोड़ी सी ओवरव्यू मैंने दे दिया, जब एग्जांपल करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक, अगर ये जो मैं लिखा ये वाला पोर्शन फ्री वेरिएबल्स वाला अगर अभी आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसको अभी इग्नोर करिए, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का कंडीशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम करेंगे एक एग्जांपल, ठीक है ना, और इस तरह से कम से कम 2 to 3 एग्जांपल्स में करूंगा नॉन होमोजेनियस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू so much friends for watching my video.